नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। जाने माने शिक्षाविद और सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतामढ़ी के पूर्व प्राचार्य श्री सूर्य कुमार पांडे जी के साथ। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। आइए फ्रंट पेज की खबरों की जानकारी पहले आपको दे दें। यदि गड़बड़ और परीक्षा के बीच 3 दिन थे तो खतरा बढ़ा। चीफ जस्टिस, क्या यह नीट क्लीन है? सभी छात्रों के सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट अपलोड होंगे। पहली खबर एक अखबार की। दिल्ली से जवान आईईडी विस्फोट की चपेट में आए, रायपुर के लाल समेत 2 शहीद। छत्तीसगढ़ की खबर है। नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व चाहिए, इस पर फैसले के लिए राज्य सरकार के पास आखिरी मौका। कोर्ट ने बात कही है। हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के 361 हज यात्रियों की जान सांसत में रही। 40,000 फीट की ऊंचाई पर मुंबई आ रहे जंबो जेट का एसी बंद। खराबी, जिद्दा में नहीं उतरने दिया, तब मदीना में लौट कर लैंडिंग। पहली खबर एक अखबार की। जम्मू में जैश और लश्कर का 20 साल पुराना नेटवर्क फिर एक्टिव। 10 में से 9 जिलों में आतंक के मददगार ढूंढे। जम्मू से खबर है। छत्तीसगढ़ को अयोध्या से जोड़ने बनाएंगे नया NH। 13 सड़कों के लिए 1383 करोड़ मांगे। रायपुर की खबर है। अब कमला फ्रंट रनर, बाइडेन के खिलाफ 65% वोटर। बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के आसार तेज। 81 साल के बाइडेन को तीसरी बार कोरोना। कमला भारतीय मूल की, इसलिए यहाँ उस खबर को प्रमुखता छापा गया है। नक्सली ब्लास्ट में 2 शहीद, एक अखबार की पहली खबर। मारे गए नक्सलियों में 7 पुरुष और 5 महिलाएं। SLR जैसे हथियार जब्त। एक ही प्रहार में उत्तर गढ़चिरौली में माओवादियों का साम्राज्य हुआ खत्म। मोहला से खबर है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, छात्रों के नंबर किए जाएं सार्वजनिक। नई दिल्ली से खबर। विश्व की 5 बड़ी खदानों में छत्तीसगढ़ की 2 खदानें शामिल। SCCL की गेवरा और कुसमुंडा बनी दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी खदान। चंडीगढ़ एक्सप्रेस के 8 डिब्बे उतरे, 3 की मौत, 31 घायल। फिर रेल हादसा। यूपी के गोंडा में बड़ा हादसा, उच्च स्तरीय जांच के आदेश। एक अखबार ने प्रमुखता से हेडिंग से खबर छापी है। TTE भी करेंगे रेल यात्रियों का इलाज। मिली फर्स्ट एड किट। टेलीफोन पर डॉक्टर से परामर्श लेकर देंगे दवा। सर्वधन से भाई बहन की मौत। मौसम बदलते ही बिजदर ने उठाए फन। ये खबर जगदलपुर मेनपुर राजनांदगांव से है। एक दुखद खबर है। पूर्वा के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर जयपाल सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। लगभग 3 माह पहले उनकी पत्नी श्रीमती रश्मि सिंह का भी निधन हो गया था। इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से छापी गई उस पर चर्चा कर लें। 12 नक्सली मारे गए गढ़चिरौली में। ये परसों की घटना है और कल नक्सलियों ने प्रहार किया, 2 हमारे जवानों को शहीद कर दिया। उधर कश्मीर के हालात इस तरह के हो गए हैं कि जो शून्य में चले गए थे, उस तरह के आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं। कहा जा रहा है कि 10 में से 9 जिलों में उन्होंने अपने नेटवर्क को फिर से एक्टिव कर लिया है और लगातार हिंदू क्षेत्र में भी, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जो जम्मू है, वहाँ भी डोंडा में जैसे आपको याद होगा 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं और उसके बाद उनके भी 2-3 आतंकवादी मारे गए हैं। ये आतंक का जो कश्मीर में और हम छत्तीसगढ़ में महसूस कर रहे हैं, ये आतंक का माहौल, सर, कभी मन में आता है ना कि हम लोग तो उस देश के लोग हैं जहाँ शांति को प्रमुखता दी गई है, जहाँ शांति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं, महाभारत और राम रावण का युद्ध, और भी बहुत सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने तैरती हैं। इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो ये इस तरह की घटनाएं होने से लगता है कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं वो कम से कम भारतीय तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और बड़ा ये दुखी मन से ये विषय रखना पड़ रहा है अभी कि हम सभी जिस कश्मीर को मानते थे कि कभी इससे आतंकियों को सफाया हो ही नहीं सकता किसी स्थिति में जी, तो वो स्थिति भी देख ली गई कि हम सभी मीडिया से, इन विभिन्न माध्यमों से भी जानकारी रखते रहते हैं और जाते आते हम भी 1-2 बार जाना कश्मीर हो पाया है। वैसे स्थिति में जो माहौल वहाँ दिखाई था, जो लोगों में उत्साह दिखाई था अपने रोजगार को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर, सारी चीज़ बड़ा ही मतलब सुकून देने वाला था मन को कि यहाँ पर भी ये स्थिति बनी हुई है जी। हमारे जवान जहाँ पर तैनात रहते थे वहाँ हुआ। कुल मिलाकर के ये लगा कि वास्तव में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव रहा है हमेशा राजनीतिक क्षेत्रों में, और राजनीतिक क्षेत्रों में दृढ़ इच्छा शक्ति का यदि अभाव रहता है तो वैसे स्थिति परिस्थिति जो है ऐसी होती है।
जी। धारा 370 के कहा तो उसकी सफलता है ही। दूसरी बात एक है कि जो जम्मू था ये मान के चला जा रहा था कि यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। ध्यान में होगा अपने को जी। कि वहाँ जो कश्मीर में सेना थी, यहाँ की सेना जम्मू से भी उठा करके वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई। जी। और वो भी एक बहुत बड़ा कारण जो है बना। दूसरी बात, अभी डीजीपी एक बड़ा प्रमुख पद होता है जी। और उस जो जिसके तहत जो है पूरी एक प्रकार से अपने प्रदेश की क्षेत्र की जी। कानून व्यवस्था संभालने का, व्यवस्था ठीक करने का उन पर लोग विश्वास करते हैं। उनकी एक जिम्मेदारी नैतिक और वैधानिक दोनों होती है। जी। उन्होंने एक बड़ा कहा है, बहुत सारे लोगों को एक तकलीफ भी हुई है राजनीतिक दलों को। उन्होंने कहा कि भाई जिसका एक कारण जो है राजनीतिक कारण भी है जी। कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे आतंकवादियों को शरण देते हैं। उनको जब उनका कोई सफाया होता है किसी प्रकार से तो उनको जा कर के ये कर देते, सांत्वना देने के लिए उनके घरों में जाते आते रहते हैं। इस प्रकार एक प्रमुख व्यक्ति जी। और जा कर के इस प्रकार से कार्य कर गया। कभी उनमें आपने कभी नहीं सुना हो कि किसी शहीद के घर जा कर के इस प्रकार के सांत्वना देने का प्रयत्न कभी किए हों, वहाँ पर जाके कभी आंसू बहाए हों, ऐसे स्थिति नहीं। कभी जा कर के सीमाओं पर बैठ कर के उन सैनिकों के बीच में उनका मनोबल कभी बढ़ाए हों कि आप बहुत देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कुल मिलाकर के एक ही है कि राष्ट्रीयता की भावना उनमें है ही नहीं किसी भी प्रकार से, और यही कारण की स्थिति आती है। दूसरी चीज़ है, हम अपने यहाँ छत्तीसगढ़ के नक्सलवादी क्षेत्रों को देखें तो वहाँ से सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा था कि जम्मू में जो आया है बात कि अपने जो कहते हैं ना घर को आग लगेगा ये घर के चिराग से, तो वही स्थिति वहाँ पर दिखाई दे रही है कि वास्तव में देखा जाए तो जो घर के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जो उनके चाहे मुखबरी करते हैं, चाहे जिस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके पास छुप जाते हैं। एक वहाँ प्राकृतिक क्षेत्र भी है, लंबा चौड़ा क्षेत्र है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारी सेना हर दृष्टि से इतनी सक्षम है कि उनको निकाल करके कहीं से भी कहीं मार सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं होता। जी जी जी, वही हो रहा है वहाँ पे। उनको अब वो ये भी कहा जाता है कि जब दिया बुझने को होता है तो भभकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आतंकवाद हो चाहे नक्सलवाद हो, जी जी जी, तो वो उनके साथ वही हो रहा है कि सीमा पर जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा तड़पेंगे वो, और तड़पेंगे तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया होगी। अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में भी देखिए जी। अपने यहाँ पी सुंदरराज जी जो है यहाँ पर रहे हैं जी। अपने एसपी साहब, और वहाँ एक कितना सारा क्षेत्र, मैंने ऐसे क्षेत्रों में जा कर के उन लोगों ने और भी उनके जितने साथी हैं, मित्र जो है, जितने भी पुलिस वाले, जवान वाले, सारे लोग आपस में कॉम्बिनेशन बना करके प्रदेश दूसरे प्रदेशों के क्षेत्रों से कितना मैंने इनके पैर उखाड़ दिए पूरी तरह से। ये स्थिति बन चुकी है। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा कभी स्थिति बनती है कि वो एक डरा करके धमका करके जो भोले भाले ग्रामीण हैं उनको अपना मुखबिर बना लेते हैं। उनके लिए समस्या रहती है कि पुलिस के साथ जाते हैं, वो समस्या नक्सलियों के साथ दोनों तरफ मारे जाते हैं, दोनों तरफ जाते हैं, भोले भाले रहते हैं उनके लोग। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति यदि रहती है इस प्रकार के, क्योंकि उनका आर्डर तो उन्हीं से मिल रहा है ना उनको। तो ये संभव है, हमारी सेना पूरी तरह सक्षम है, चाहे वो नक्सलवाद के क्षेत्र हो चाहे आतंकवाद को सफाया करने। मारे जाएंगे कुल मिलाकर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, जो लोकतंत्र पे यकीन नहीं करते, वो आज नहीं तो कल मारे जाएंगे। अभी जितना उनको नौटंकी करना है कर लें। और नक्सलियों की बात करें हम, तो अभी 2 दिन पहले ही जब 12 लोग उनके मारे गए थे, महाराष्ट्र की और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने संयुक्त अभियान में उन्हें मार गिराया था। तो स्वाभाविक है कि हमारे 2 जवानों की उन्होंने जो बलि ली है वो प्रतिक्रिया स्वरूप उनके हुआ है। और वो भी अभी जान गए हैं कि पी सुंदरराज अभी कुछ दिन पहले ही हमारी उनकी मुलाकात हुई थी कोंडा गाँव में। वही साहसता, वही सरलता जो उनकी पहले हुआ करती थी आज भी है, और बिना तनाव के वो तनाव में डाल दिए हैं नक्सलियों को। बिल्कुल अपने तनाव में नहीं है, लेकिन उनको तनाव में डाल दिए। उनकी रणनीति पूरी सफल हो रही है, और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद हम सब करते हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होगा। और देश की सरकार जिस तरह से आतंकवादियों को के खात्मे के लिए आगे बढ़ रही है, ईश्वर से कामना है कि जल्दी से जल्दी उनको इसमें सफल करें, और हमारे देश में ये जो आतंक का शब्द है ये हमारी डिक्शनरी से गायब हो जाए। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। अभी एक खबर है, चूंकि हमारे देश से जुड़ा हुआ मामला है, कमला हैरिस से जुड़ा हुआ।
अब ये कहा जा रहा है कि बाइडन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं दूसरी बार चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अभी भी कोरोना डरा रहा है, मतलब वहाँ वो पॉजिटिव हुए हैं। और एक खबर अब बीच में, अब मैं बता दूं, बिलासपुर में भी एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो ये बीच बीच में ये कीड़ा निकलता है। बाइडन चूंकि उम्र उनकी काफ़ी हो गई है और ये माना जा रहा है कि अब वो टूट जाएंगे। तो सेकंड कौन? तो सेकंड कमला हैरिस। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, गुजरात की हैं। उनका ताल्लुक अभी भी भारत से लगातार बना रहता है। तो भारत के लिए ये सुखद बात होगी कि अगर कोई भारतवंशी अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है तो स्वाभाविक है भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते और बेहतर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। और सबसे बड़ी चीज़ भावनाएं। हम सबके ध्यान में होगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब एक बार अभी संसद के बीच में अपना स्पीच दे रहे थे जी, तो भारतीय मूल के लोग जो वहाँ पर संसद में हैं जी, सबकी उन्होंने तारीफ किया है कि बड़े यहाँ आकर के अपना योगदान दे रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी तारीफ जो है, सभी लोग मुस्कुराने लगे, खड़े होकर तालियां बजाए जब कमला हैरिस की तरफ उन्होंने इशारा किया था कि देखिए ये एक हमारी सबसे होनहार हैं जो यहाँ पर आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं, आपके देश की उन्नति में अपना योगदान भी कर रही हैं जी। तो वो वास्तविकता यह है कि अपने देश की कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अभी ब्रिटेन में ये थे अपने प्रधानमंत्री जी जो है थे ना अभी, हाँ, इंग्लैंड के सुनक जी, तो वहाँ वो थे। और यहाँ कहीं पर भी जब कोई अपने देश का व्यक्ति जब इस प्रकार के सर्वोच्च पद पर आसीन होता है दूरा, और ये बात सत्य है कि अमेरिका को आगे बढ़ाने में हमारे देश के चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे उद्यमी हो, ये बहुत बड़ा रोल जो है उसमें रहा है उसमें। और कमला जी की जो व्यवस्था है यदि उसमें उसके पहले भी देखेंगे तो बड़ा ऐसा लगता है कि बड़े लोकप्रिय हैं वहाँ पर। यदि उनको लोकप्रियता के आधार पर इनके राष्ट्रपति होते तो भाई अमेरिका के लिए भी तो अच्छा है, हम सभी के लिए गर्व का विषय बनेगा। वो कई पदों पे रही हैं और वो गवर्नर तो रही हैं और सरकार में भी शामिल रही हैं। जी। अब मैं आपके विभाग की ओर आ रहा हूँ। विभाग से आशय यह है कि जिसमें आपने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, वो है शिक्षा का विभाग। यदि गड़बड़ और परीक्षा के बीच 3 दिन थे तो खतरा बढ़ा। चीफ जस्टिस, नीट के मामले को लेके या यूपीएससी के मामले को लेकर के एक मामला चल रहा है ना, एक ट्रेनीज IAS को लेकर के, जिस तरह से विकलांगता प्रमाण पत्र और उनके रहन सहन, ऑडी गाड़ी में चलना, लाल बत्ती लगा के चलना। फिर उनकी माँ की भी एक खबर आई, रिवॉल्वर लेके किसी को धमका रही हैं, वो गिरफ्तार भी हो गई हैं। उनके पिता प्रशासनिक अधिकारी थे। और अब सवाल वही उठ रहा है कि नीट वाले मामले के साथ साथ अब यूपीएससी वाले मामले में भी आ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि नकली या जाली प्रमाण पत्र लगा करके कोई वहाँ भी अपनी जगह बना सकता है। नीट का मामला तो चल ही रहा था, उसको लेकर के तो हजार युवक सड़क पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, केंद्र सरकार को सफाई देनी पड़ी। राज्य सरकारों में भी बहुत सारे लोगों को नकल के मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। उससे छत्तीसगढ़ भी प्रभावित है, बिहार से कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, देश के अन्य हिस्सों से गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी हो रही है। केंद्र सरकार मजबूर होकर के नकल कानून बनाई, नकल विरोधी कानून बनाई कि इसमें इतनी दिन का सजा का प्रावधान रहेगा। ये कुल मिला के सर, जो हम ये कहें कि एक समय था जब हमें कहते थे, पढ़ते हैं कि हम विश्वगुरु थे। शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा तक्षशिला का कोई मुकाबला नहीं था। वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज थे दुनिया के। उस देश में इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो स्वाभाविक है कि मन में भाव तो आता है कि हम शायद पथभ्रष्ट हो रहे हैं। बिल्कुल है। और शिक्षा का क्षेत्र जो है सबसे पवित्रतम क्षेत्र माना जाता है जी। और ये भी माना जाता है कि ऐसे क्षेत्र में जो लोग पदार्पण करते हैं किसी कारण से, वो समर्पित भाव से आते हैं जी। एक कल्पना करिए कि हम जो एक चिकित्सक का निर्माण कर रहे हैं, जिसे चाहे प्रदेश अपने जिले के लिए कलेक्टर का निर्माण कर रहे हैं, सारी चीज़ें, और ये देश की सर्वोत्कृष्ट और सबसे कठिनतम परीक्षा है। बच्चे अपना पूरा सब कुछ दांव पर लगा लेते हैं। जी जी जी। माता पिता अपना सारा कुछ जो है दांव पर लगाते हैं। एक ही ख्वाहिश रहती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा कलेक्टर बन जाए, उस रैंक का कोई ना कोई एक अधिकारी बन जाए, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाए, प्रशासनिक सेवा में जाए जी। और ये स्थिति ऐसी बनती रहती है और बड़ा दुखद पक्ष है कि चाहे जो भी लोग, मेरे को लगता है कि यदि आप इसके मूल में थोड़ा सा जाएंगे ना इस चीज़ को, तो नैतिकता तो एक काम करती है,
लेकिन ये कोचिंग सेंटर जो खुले हुए हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, जी। इनका एक बहुत बड़ा रोल है जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैंने हमको लगता है कि भाई ये जब बजट आता है किसी प्रकार से, चाहे वो सोशल मीडिया पर, चाहे जिस प्रकार से, ऐसा लगता है कि एक एक जो कोचिंग सेंटर है, मैंने हजारों करोड़ों का जो है कारोबार है इनका जी। और यह स्थिति ऐसी लगती है किसी को भी। अभी कुछ मेडिकल के छात्र जो 3rd ईयर के हैं, 2nd ईयर के जाकर बैठे हैं और परीक्षा को क्लियर कर रहे हैं, ऐसे भी पकड़ाए हैं बहुत सारे। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे स्थिति ये बन रही है कि कोचिंग सेंटर जा कर के कहीं न कहीं, चाहे केंद्राध्यक्ष हो, चाहे किसी भी प्रकार के कोई व्यक्ति हो, वो तो भाई खोजते रहते हैं कहाँ पर कमजोर कड़ी है, उसको टच किया जाए, उसको लोभ दिया जाए, लोभ के बाद आकर के वो फिर करते हैं, सारा कुछ जो है उसमें दिखाई देता है। अभी एक जो व्यक्ति पकड़ा गया, तुम कोटा क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारी व्यवस्था हो गई है। एक अधिकारी ने बिहार से जो ये किया है, मंत्री नेता ही थे वो। कुल मिलाकर हमारा कहने का अभिप्राय एक ही होता है कि वास्तविकता गवर्नमेंट को भी चाहिए कि भाई एक बार कोई घटना हो जाती है, कुछ घटना होती है, तो उसके प्रति सजगता हमारी इतनी हो जानी चाहिए कि भाई परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसी स्थिति रहनी चाहिए। और लगातार परीक्षाओं में इस प्रकार की चूक होना और इतने विशालतम स्तर पर जो बालक तैयारी करता है साल भर कर और लगता है कि भाई हम इसमें निकाल देंगे, और फिर कोई बैक डोर से जाकर के, गलत तरीके से जाकर के उस पर जब उस पर आसीन होना चाहता है, मान लीजिए तो आंदोलन छात्रों के द्वारा इतना तगड़ा नहीं किया होता, संभव तो हो सकता है कि ये इसका उतना बड़ा जांच भी नहीं होता। जी जी जी। लेकिन यह है कि जो हमारी सरकार है और जिनके पास में जो लोग इसके दायित्ववान व्यक्ति हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि भाई इसको नीट एंड क्लीन कैसे हो परीक्षा, किस स्तर पर कैसे कैसे हम, क्योंकि गवर्नमेंट के पास किसी भी प्रकार से संवैधानिक तो स्थिति है ही, और उसके साथ उनके पास कोई जो ये हैं तत्व हैं जितने भी निरीक्षण करने वाले से, जांचने वाले, व्यवस्था करने वाले, ऐसी नहीं कि उसकी कोई कमी है। यदि गवर्नमेंट उस प्रकार की स्थिति में आ जाए कि जैसे भी हो किसी भी प्रकार से हम इनको बख्शेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि यह स्थिति नहीं आएगी। बिल्कुल नकेल कसना चाहिए। सरकार चाह ले तो प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, कुछ उसमें ऐसे लोग भी उसकी जद में आएंगे जो उस सरकार के प्रमुख लोगों के नजदीकी हो सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को बचाने के चक्कर में कई बार लोग पर्दा डाल देते हैं, और वो पर्दा डालना राष्ट्र हित में नहीं होता। ठीक है, अपने कुछ लोगों की बलि चढ़ेगी, चढ़ जाने दीजिए, कम से कम व्यवस्था तो सुधरेगी। अब यही होता है, हम लोगों ने पहले भी देखा है कि छत्तीसगढ़ में भी मुझे लगता है कि 2010-11 में पेपर लीक हुआ था, और इसी का, उसकी नीट का ही जी। और उसमें बाकायदा मुंगेली में एक स्कूल में बंद कमरे में बच्चों को सॉल्व करवाए जा रहे थे क्वेश्चन पेपर, और उनको बताया जा रहा था यही आएगा, इसको समझ लो, और पुलिस ने छापा मारा तो उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मुझे याद है वो मामला हमने लगाया था। लेकिन ये देखिए जी, गिरफ्तारियां सब कुछ है, वास्तव में वो परिणाम तक नहीं पहुंचा, मैंने सजा तक, उसके बाद पता ही नहीं लगा उनका क्या हुआ, स्थिति नहीं बनती है, पता ही नहीं लगा। जी। तो ये ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि उन लोगों का मनोबल बढ़ता है जो इस तरह के कारोबार में, जो माफिया हैं, वो जो लगे हुए हैं। आपने जो इशारा किया, मुझे याद आता है कुछ वर्ष पहले एक देश की जानी मानी जाना माना कोचिंग सेंटर, जो एक नाम सचदेवा नाम था, इस तरह का नाम कुछ था, उसके यहाँ छापा पड़ा था और वो पकड़े गए थे। उसके बाद फिर नहीं तो जहाँ जिस शहर में देखिए उस शहर में उनका सेंटर था। और कारण वही था कि उनके यहाँ के बच्चे पास हो जाते थे, पास होते थे तो लोगों को लगता था यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी, तो होता उसमें उसके उल्टा था, वही तैयारी कराते थे उनको। ये भाई साहब, ये केवल एक वास्तव में पालक भी जो स्थिति में आ जाते हैं, एक सब जवाब वो दिखाते रहते हैं कि हमारे पास ऐसा है, जा करके यदि वहाँ पर वास्तव में देखा जाए कितने बच्चे जो आत्महत्या करते हैं, सारे करते रहते हैं, उनके पास में एक बंद कमरे में जैसे सामान भरते हैं, उस प्रकार से हमारे आपके घरों में हुआ था। दिल्ली में घटना हुई थी, आग लग गई थी किसी कोचिंग सेंटर में। ये स्थिति बनी हुई है, और यह है कि भावनाओं के साथ एक कोचिंग सेंटर खेल रहे हैं पूरी तरह से। देखिए आप, इसमें कितने सारे लोग हैं जो कभी IAS रहे हैं, ऐसे IAS के पदों को छोड़ करके आकर इस कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, और उसके बाद भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात, समाज हित में, छात्र हित में आप कार्य कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ वो पवित्रता भी होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कहते हैं कि अभी कल परसों एक व्यक्ति डॉक्टर का आया था, बिहार से ही एक आया था, कि वो आज भी 10 रुपए बच्चों के चिकित्सा दिन भर में कम से कम 300 मरीज देखते रहते हैं। और भी कई बार रायपुर के भी 1-2 खबर जो है गांव साइड की आती है, बहुत सारी स्थिति बनी है।
ऐसे नहीं है कि ईमानदार और समर्पित लोगों के नहीं है कि जो अपने पैसे से जो है वो उसका समर्पण भाव रखते हैं। जी। शिक्षक के जीवन में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों के क्षेत्र में, लेकिन ऐसे समर्पित भाव के लोगों को ऐसे लोग बदनाम करने वाले, और शासन को चाहिए कि जितनी कड़ाई से कड़ाई हो इनके साथ, और अंतिम वही स्थिति सजा तक इनको पहुंचाना चाहिए और सजा को सार्वजनिक करना चाहिए। जी, देखिए जी। भाई ये नतीजा ये आ रहा है, ऐसी स्थिति आती है, जी 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 जी, तब क्योंकि जाकर के वो बनेगा। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ तो किसी तरह की मुलायमियत बरतनी ही नहीं बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, जी जी, जी। एक और महत्वपूर्ण खबर है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ को अयोध्या तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। सीएम ने मांगे नए नेशनल हाईवे। लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले, सड़क परियोजनाओं पर मंथन। सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ से अयोध्या को जोड़ने के लिए जो एक मांग गडकरी जी से हमारे प्रदेश के मुखिया ने की है, विष्णुदेव साय जी ने, तो मुझे लगता है कि ना तो होगा ही नहीं, क्योंकि गडकरी जी का जो स्वभाव है कि वो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता उनके पास पहुंचता है और वो बोलता है कि भाई हमारे यहाँ यह सुविधा है सड़क की, तो बोलते हैं बस एनओसी ले आओ, हम काम शुरू करा देंगे। तो इनको भी यही बोलेंगे भाई प्रदेश के मुखिया एनओसी में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और छत्तीसगढ़ से अयोध्या को जोड़ने का जो भाव है मुझे लगता है कि बड़ा पवित्र है, और चूंकि छत्तीसगढ़ और अयोध्या तो जुड़ा ही हुआ है, भगवान का ननिहाल, भगवान का गांव, भगवान का मार्ग, ये सारा कुछ तो छत्तीसगढ़ और अवध एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। तो अगर ये पूरक रोड कनेक्टिविटी से जुड़ जाते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और प्रेम बढ़ेगा। नहीं, बहुत बढ़ेगा। और दूसरी चीज लोगों का जो आना जाना, जी जी, भाई एक मन में रहता था कि वहाँ जाएंगे, साधन मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ से कहाँ चेंज करना है कैसे, और सीधी यदि सेवा अयोध्या के लिए बनते तो भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा का भाव है यहाँ पर, जी जी, और पूरे देश में तो है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से है, उसको बहुत बड़ी प्रबलता मिलेगी चीज़ को। हम सभी तो ईश्वर से प्रार्थना ही करते हैं कि विष्णुदेव साय जी अभी पूरे मंत्रिमंडल को लेकर के वहाँ पर भगवान श्री राम के, रामलला जी के दर्शन करने के लिए गए हुए, तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, इसकी भलाई के लिए सब उन्होंने वरदान भी मांगा है। हो सकता है भगवान श्री राम उनके मन में ये विचार दिए हों कि ऐसा भी काम करो यार, उन्हीं के द्वारा प्रेरित विचार है कि ऐसा करो कि भाई तुम्हारे हमारे ननिहाल को जोड़ दो जल्दी से, जोड़ दो। जी जी, ये सारे लोग आए हैं, सब में मन की भावता है, ये ऐसी चीज है। अब भाषा के प्रति स्वाभाविक है, सबके प्रति में एक आदर का भाव, सम्मान का भाव रहता है जी। तो ये भाव है, और ईश्वर करे, सफल करे, भगवान श्री राम इनको जो सद्बुद्धि दिए हैं वो सफलता कर ले जाएं। जी 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 जी, बिल्कुल जी। राम लला के दर्शन करके आए हैं, बाल रूप के दर्शन करके आए हैं, और बाल जब बालक होते हैं ना, हम लोग भी बालक जो थे ननिहाल, तो ननिहाल से बड़ा प्रेम होता था, तो भगवान राम ने इनको प्रेरणा दी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, गडकरी जी से बात करो, जल्दी से इसको जोड़ मेरे ननिहाल से, क्योंकि मेरा भी मन हो सड़क से जाने का। ये परिहास में नहीं कह रहा हूँ, ये भाव है, क्योंकि वो इस भाव से कहीं ना कहीं हम और आप भी जुड़े हुए हैं। जरा सी भी कोई बात होती तो मन होता था कि चलो ननिहाल चले, तो ननिहाल जाने का मन हमारा आपका होता है, तो भगवान का नहीं होगा। बिल्कुल, वो एक माध्यम बन जाते हैं लोग, और ये माध्यम विष्णुदेव साय जी, गडकरी जी बनेंगे तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ से वहाँ जब आना जाना और बढ़ेगा तो हमारी संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा, हमारी बोली भाषा का आदान प्रदान होगा, तीज त्योहारों का आदान प्रदान होगा, कारोबार में वृद्धि होगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा, हर क्षेत्र में वृद्धि होगी जी। सड़क के किनारे ढाबों की संख्या बढ़ जाती है, उसी में हजारों हजार लोगों को कारोबार चलने लगता है। जो वहाँ पर जो किसान रहते हैं, अन्य लोग रहते हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है, आकाश में छूने लगते हैं। स्वाभाविक है, उसका लाभ ही लाभ है, धार्मिक लाभ भी, आर्थिक लाभ भी, सामाजिक लाभ, सब तरह का लाभ है। विष्णुदेव साय जी की जो भाव हैं, ईश्वर उसको सफल करे, यही कह सकते हैं। एक खबर फ्रंट पेज पर हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको कोरबा से जुड़ी खबरों की जानकारी दे दें। वनांचल में डायरिया का प्रकोप, 12 साल की बच्ची व किशोरी की मौत, डेंगू की भी दस्तक। एक अखबार की पहली खबर इस हेडिंग से, खेत को समतल करने पहुंचे अधिकारियों का विरोध। खमरिया की कृषि भूमि से किसानों की बेदखली रोक के लिए सांसद से भी लगाई गुहार। रेलवे फाटक बंद होने पर मामा हो गया पार, दूसरे छोर से भांजा लापता। सुअर व चीतल का किया शिकार, घर में छिपाए मांस को किया गया जब्त। सरमंगला डायवर्सन रोड निर्माण पूरा, अगस्त से होगी आवाजाही, राह होगी आसान, नहीं रहेगा रेलवे फाटक का झंझट। अभी होती है राहगीरों को परेशानी। 32 हाथियों ने सड़क की रोकी रफ्तार तो लोनर ने वन अमले का बढ़ाया टेंशन। पहली खबर एक अखबार की। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने दायर की जनहित याचिका, बंदियों को कलेक्टर दर पर पारिश्रमिक देने का मामला। एक खबर फ्रंट पेज पर छपी है, ये हमारे लिए, जैसे हमने कहा कि कमला हैरिस का नाम
जब राष्ट्रपति के रूप में सामने आता है तो हम सारे भारतीयों को खुशी होती है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ वासियों को तब और खुशी होती है जब छत्तीसगढ़ किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है। जैसे विष्णुदेव साय जी ने कोशिश की तो खुशी हो रही है कि ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा। और जब ये खबर आती है कि विश्व की 5 बड़ी खदानों में छत्तीसगढ़ की 2 खदानें शामिल, तो और खुशी होती है। ये खुशी और कई गुना बढ़ जाती है जब ये पढ़ने को मिलता है कि कोरबा की 2 खदानें हैं, गेवरा और दीपका। तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को कुसमुंडा, ये 2 खदानें विश्व की सबसे बड़ी खदानों में शामिल हैं। ये तो पहले भी आता रहा है, गेवरा का नाम तो पहले भी आता था, एशिया में था। तो अब विश्व की 5 बड़ी खदानों में, एशिया से विश्व में हम चले गए हैं। इतना उत्पादन हमारे यहाँ हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि खुशी की बात तो है। लेकिन अब लेकिन भी लग गया। ये सोनपुरी की खबर है, सोनपुरी कौन से गांव में है वो खबर हमने आपको दिखाई है, जिसमें वहाँ के लोगों को ये कहा गया कि आपकी ज़मीन हमने लिया है, 40 साल के अंदर हम आपकी, ये खमरिया बिल्कुल कुसमुंडा से लगा हुआ है, सरमंगला मंदिर से अपन किनारे से जाते हैं, खमरिया गांव पड़ता है। मैंने वहां जाकर के कई बार रिपोर्टिंग की, मौके पे खड़े होकर के, बिल्कुल ये 2 फीट आगे 400-500 मीटर नीचे गड्ढा है, वहां पे खड़े होकर के रिपोर्टिंग हम लोगों ने करी थी, जिसमें ग्रामीणों ने बताया था कि ये धीरे धीरे हमारे गांव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 40 साल पहले वो ज़मीन अधिग्रहित की गई थी। कहा गया था कि 20 वर्ष, अगर हम 20 वर्ष तक खदानों का काम शुरू नहीं करेंगे तो ज़मीन आपकी हो जाएगी। और 20 वर्ष बाद उन्होंने फिर से वहाँ पे खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। वहाँ पे कॉलोनी बनाने के नाम पर, उसको समतल करने के नाम पर कल जो ड्रामा हुआ वो आपने खबरों में देखा है, नहीं देखा हो तो हम आपको बता दें कि पुलिस की छत्रछाया में SECL के अधिकारियों ने सिविल विभाग के अपने अधिकारियों को सक्रिय किया, वहाँ JCB लेकर के समतल करने गए, ग्रामीणों ने वहाँ टेंट लगा दिया है, काफ़ी विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। तो एक तरफ तो ये खबर आती है कि हम विश्व मानचित्र पर हैं, दूसरी तरफ ये खबर आती है कि गांव के उन लोगों को आप समझा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए जो भी चीज़ है सब कुछ हो रहा है जी, लेकिन ये तो सत्य है कि कभी भी हम जनहित के सिर पर पैर रख करके हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जी। जितना भी कार्य होता है वो मानव का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है जी। और जिन लोगों की ज़मीनी खदान की दृष्टि से ली जाती है, तो अभी तो मान लीजिए कि भाई वो जो 20 वर्ष का आपके शर्त लगाया था उसकी बात हो रही है, एक निश्चिंतता उनमें भी आ गई थी कि अब नहीं होगा, हम नहीं होगा। स्वाभाविक है, अपना सब कुछ कार्य कर लेते हैं, अपना मान करके वो कार्य भी करते रहते हैं। तो पहली बात है कि भाई जब आप कार्य कर रहे तो कम से कम उसकी घेराबंदी कर दी होते, कुछ अपने यूज़ में रखे रहते, स्वाभाविक इनका जाना नहीं होता है। दूसरी बात जो अभी कहा है कि कुसमुंडा और आपका गेवरा विश्व पटल पर आए हैं, तो स्वाभाविक है कोरबा से और छत्तीसगढ़ का अपने एक नाम रोशन कर रहे हैं और हम सभी के लिए गर्व का विषय भी बनता है कि छत्तीसगढ़ और कोरबा का विशेष रूप से नाम विश्व पटल पाया हुआ है जी। इस यद्यपि और भी क्षेत्रों में कई बार हो चुका है, लेकिन यह प्रत्यक्षता नाम आया है तो भाई प्रशंसा की बात है। लेकिन दूसरा पक्ष जो दीपक तले अंधेरा वाली बात जो होती है, वही स्थिति खड़ी है कि जिन लोगों की ज़मीनें ली जाती हैं, भाई उनके सुख सुविधा का ध्यान में रख करके जो पूरे देश में उन्नति के लिए कार्य कर रहा है, चमक कर रहा है, और जिनका आपने ले लिया कि पूरा आजीविका उन पर निर्भर करती रहे, उनके पीढ़ी पर है, कोई ऐसा नहीं कि एक पीढ़ी का काम होता है, आने वाली सारी पीढ़ियाँ उसको जो है ऐसा लगता है कि उससे वंचित हो गई। तो आपको इस प्रकार की व्यवस्था तो करके जाना ही पड़ेगा कि भाई आने वाले समय में कभी भी दृष्टि से दुखी ना हो, वो कैसे ऐसे ना हो कि भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसी स्थितियाँ ना हो जाए कि खाने के लाले पड़ जाए, ऐसी स्थिति। ये SECL का कार्य है कि हम इस प्रकार के संवेदनशील अधिकारियों को रखें जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ करके आखिर वो दर्द अपना क्यों व्यक्त करते, क्यों विरोध करने का उसे स्थिति बनती है। तो स्वाभाविक है वो जो उनकी मांग थी, जो उनकी व्यवस्था थी, जो आपने उनको वादा किया था, उसकी पूर्णता नहीं करते, इसीलिए ऐसा है। तो ये जो है ज़रूरी है कि भाई उनके रहने के लिए, उनके रोज़गार के दृष्टि से, उनकी सुविधाओं की दृष्टि से वो सारी व्यवस्था आप करिए। और SECL कितना आपने भी कई बार दिखाया है, कितना करोड़ जो है चोरी रोज हो रहा है जी, और जिनका आपने लिया है उनके साथ यदि आप न्याय नहीं करते हैं जी, तो भी कैसे चल सकता है इस प्रकार की स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल। इन विकास के लिए अपना सब कुछ दान कर देने वाले, दान ही कहेंगे क्योंकि वो सबके सब तैयार हो जाते हैं कि ठीक आप हमको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, उसके एवज में हम आपको अपनी ज़मीन दे रहे हैं। पुरखों ने जिस ज़मीन को संजो के रखा था,
यानी इन दधीचियों की हड्डी तो ले लो, और दधीचियों के खानदान के लोगों को आप बोलो कि तुम्हारा कोई रोल नहीं, तुम चलो भागो यहाँ से, तो स्वाभाविक है कि उनका जो बलिदान था वो तो आपने उसको निरर्थक बना दिया। इसको समझने की जरूरत है, उस भाव को समझने की जरूरत है। और अगर वहाँ कहीं कुछ गड़बड़ी है, जैसे कई बार होता है कि उनके बटांकन को लेकर, या जो आप बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 40 साल हो गया, 41वां वर्ष चल रहा है, 20 वर्ष तक की स्थिति के बाद क्या स्थिति बनी है उसका वो अपनी तरफ से बयां करते हैं। तो उसके लिए उनको बैठा के समझाने की जरूरत है। आप बलात् जा करके उनके साथ किसी तरह ऐसा कृत्य करोगे तो स्वाभाविक उनके मन में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश जन्म लेता है, और फिर वही होता है ना कि नक्सली बन जाना और आतंकवाद या इस तरह की चीज़ें। तो ये आप ना करें, उनका जो हक है उस हक को देने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि ऐसे हालात निर्मित नहीं काफी कुछ यदि बैठ करके सारी बातें की जाए, कुछ समस्याएं बताया, वास्तविकता को बताया जाए, वास्तविकता का पालन कराया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऐसे ही होता है। मन में पवित्रता रहनी चाहिए कि भाई इनके प्रति हमको संवेदना सहानुभूति रखनी है, और उनकी व्यवस्था का हमको आकलन करके और उनके साथ सहयोग करना है। ये सोच होनी चाहिए, तब जाकर के बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी समग्र विकास होगा, सबका विकास होगा। नहीं तो आप सिर्फ कुछ लोगों का विकास करेंगे। और एक बात इसी से और मैं जोड़ दूं कि बड़ी खदानें हैं, यहाँ से खूब कोयला उत्पादन हो रहा है, खबरें और भी हैं। SCCL का कोयला उत्पादन 50 मिलियन टन के करीब पहुंचा। आप पहुंचाइए, आप दीजिए, रेलवे के जरिए आप खूब ढोइए। अब रेलवे विभाग को भी चाहिए कि थोड़ा सा कुछ करो, क्योंकि अब लोगों का क्रोध जो है ना फटने लगा है। अब जो पूरी तरह से वो सड़क पे जब आ गए ना क्रोध के साथ, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस पर भी ध्यान देंगे तब बेहतर है, नहीं तो वही एक तरफा विकास नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जहाँ से हम इतना कुछ ले रहे हैं, देने के नाम पर क्या है, उस पर विचार करना चाहिए से। और सबसे चीज़ कि यहाँ के जनमानस के प्रति जो उनकी भावना बनी है कि भाई वो कहते हैं ना कि जब बिना रोए जो है माँ भी दूध नहीं पिला, तो वही स्थिति इनकी लग रही है, ऐसी स्थिति। लेकिन यह भी है कि जन आक्रोश को हम समय के होते अवसर क्यों दे रहते हैं, हम स्वयं इंतजार कर रहे हैं कि लोग सड़क पे आए। हाँ, सड़क पे आए। ऐसी अगर आपका इरादा यही है कि लोग सड़क पे आए, तो आप कह दीजिए जब तक आप रोगे नहीं, नोचोगे नहीं, तब तक हम आपको कुछ नहीं देंगे। तो नोच लेते हैं फिर तो नोच लेंगे। नोचने के लिए तो शहर तैयार बैठा है। एक खबर सोशल मीडिया पर किसी ने डाली, खबर क्या डाली, उसने अपने आप उसका जो कुत्सित भाव था, उसके मन की जो गंदगी थी, गरीब बादशाह अपने आप को कहने वाला, हमारे ज़िले के तिलकेजा और नूनबेरा में रहने वाला एक व्यक्ति। और फिर उसके बाद कल जो दृश्य दिखाई दिया कि चाहे उर्गा पुलिस थाना हो, चाहे सिविल लाइन थाना हो, यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुँच गए और उन्होंने विरोध किया कि ऐसे व्यक्ति को साधारण धाराओं में आपने गिरफ्तार करके छोड़ दिया तो आगे चल के फिर इस तरह की हरकत करेगा। उसने RSS जैसे संगठन के ऊपर टिप्पणी की थी, उनके उसमें रह करके राष्ट्र सेवा करने वालों के ऊपर टिप्पणी की थी, इसलिए लोगों में बहुत आक्रोश था। सर, ये जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग जो लोगों की तरफ से किया जा रहा है, आखिर ये इस बात को समझते क्यों नहीं है कि आप कोई चीज़ अगर उस पर डालोगे तो स्वाभाविक है कि वो कहीं ना कहीं से लोगों के सामने आएगी, वायरल होगी, फिर आपको लात घूंसे खाने पड़ेंगे, आपको किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन ये जो गंदगी अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको चैनलों में आता है, दूसरी जगह का भी, कि एक धर्म विशेष के लोगों में पता नहीं क्यों अभी थोड़ी सी ज़्यादा उत्कुताहट हो गई है, एक जैसे लगता है ना कि छटपटाहट। जी। और वो छटपटाहट उनकी जब वो उनके शब्दों के जरिए या किसी वीडियो के जरिए बाहर आती है, तो फिर ये होता है कि इनको पकड़ो और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो, नहीं तो पूरा गड़बड़ कर देंगे। जी, ये स्थिति बनती रहती है। जी, अब देखिए क्या स्थिति बनती है ऐसी जी, कि सबसे सरल, सबसे सहज यदि कोई कार्य है तो वह दूसरे की निंदा करना। जी। और इससे एक अपने सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए उठाए वीडियो हमने डाल दिया। दूसरी चीज़ है स्वतंत्रता, अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है जी। लेकिन स्वतंत्रता इतनी भी नहीं मिलनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए जी कि हमको मेरी क्या नैतिकता होती है, क्या उचित होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका हमारे ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी, समाज में क्या इसका रिएक्शन होगा, ये स्थितियाँ। और एक लेके है कि लोगों को कानून का जो डर है वो जब समाप्त हो जाता है, मन से घृणित भाव ऐसे ही जागृत होते रहते हैं। तो पहली बात है कि थोड़ा सा चाहिए कि जो
सूचना प्रसारण मंत्रालय कई बार विषय है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण की आवश्यकता है, और जो ही खड़ा होता है वही एक पिक्चर बना करके लोड कर दिया। कभी कभी विशेष जो है वो चाहे महिलाओं से जुड़ा हुआ हो, चाहे दूसरे किसी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ विषय हो, करते हैं, और इसकी स्थिति आती है कि फिर उसके बाद वो ब्लैकमेलिंग की स्थिति बनती रहती है। और दूसरी चीज़ जो अभी आपने जो कहा धर्म विशेष की स्थिति जो है, वास्तविकता ये क्या हो रहा है कि ऐसा लगने लगा है कि राष्ट्र की, हिंदुत्व की या सनातन धर्म की केवल चिंता करने वाली जो व्यवस्था होती है वो भाजपा के लोग ही करेंगे, अन्य दूसरे लोगों की स्थिति नहीं बनती है। और इसके पहले जो आप देखें, लोगों में ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो उस पर कब्जा बना के चलो, हमारे पास 15% 20% और जो स्थिति बनी है उस पर हम कैसे कब्जा कर पाए, वो स्थिति बन करके, और ये ऐसा हो जाता है कि चलो एक उन लोगों को, जो ऐसे लोग हैं उनको भी एक बल मिलता है। दूसरी चीज़, आप उस मैंने वो भी देश के एक अंग के, अपने देश के नागरिक हैं, उनमें जो शिक्षा का भाव का जागरूकता होनी चाहिए, ये इसलिए कभी कभी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, आकर के चढ़ते हैं। कल एक मैं देख रहा था, उन्होंने जब कोई बात ऐसे ही, एक सिरफिरा लड़का जो है इस प्रकार की बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि इसकी सोच गंदी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी देखिए, हम भी उसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम 200-250 वर्ष पहले कभी थे कि हम महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं, हमारे भीतर रक्त है, कुछ बातें रही होगी, कुछ कहाँ से हमारे पूर्वजों प्रभावित होकर के हमने सीखा, हमको कोई तकलीफ नहीं है इस चीज़ को। लेकिन हमारा देश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो पूर्वज है, उनको अपना पूर्वज स्वीकार करने में और उनके प्रति प्रतिष्ठा, उनका गुणगान करने में हमको तकलीफ क्या है? जी, बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा। तो ऐसे लोग भी हैं। तो वास्तविकता ये होती है कि ऐसे जो पढ़े कुछ लोग जो नेताओं के कहने पर, किसी दूसरे के कहने पर उकस जाते हैं, थोड़ा सा विचार करना चाहिए। जानवर भी जो है ऐसा कार्य नहीं करता है। तो आप तो मनुष्य हो, अपने आपको ईश्वर ने, ऊपर वाले ने बुद्धि दी है, थोड़ा सा तर्क करो, विचार करो, भाई जो हम कार्य करने जा रहे हैं इसकी प्रतिक्रिया समाज में क्या होगी, फिर हमारे ऊपर क्या होगा। आप कर लेते हो, परिवार पूरा भुगतता रहता है। तो ये इस चीज़ को विचार करके थोड़ा सा, फिर समाज में कितना बड़ा नफरत का आक्रोश जो पड़ता है, तो ये स्थिति भी हमको थोड़ा विचार करनी चाहिए इस चीज़ को। बाकी मेरे को लगता है कि केवल सस्ती लोकप्रियता और गहनता के साथ उसको विचार नहीं करने के कारण से ही ऐसे लोग कर पाते हैं। और सरकार को भी चाहिए कि इस पर पूरी कड़ाई के साथ करें, नहीं तो एक बार एक गंदगी को आपने छोड़ दिया, फिर दूसरी गंदगी फिर जो है समझे फैलेगी। हाँ, दूसरे लोग जो शांत बैठे हैं उनको लगता है कि नहीं ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तो वो भी अपनी हरकतें करना शुरू कर देंगे। जी। और सीधी सी बात है कि जब लोग, उनको लगता है कि हम राम नहीं बन सकते, कृष्ण नहीं बन सकते, तो कंस और रावण बनने में ही भलाई है। मतलब थोड़ी चर्चा में आ जाने के लिए इस तरह की हरकतें कर जाओ, और चर्चा में तो आप आ जाओगे, लेकिन कभी आप शांति से अगर विचार करोगे तो आपको लगेगा, आपका जमीर ही आपको ललकारेगा, आपका जमीर ही आपको गालियां देगा कि आप कर क्या रहे हो। बिल्कुल जी। शांत मन से जब आदमी विचार करता है तो आता होगा ना मन में उसके। दूसरा कि जब पढ़े लिखे व्यक्ति हो, समाज, आप रोज अन्न खाते रहते, इस देश का वायु जल ग्रहण करते रहते हो, तो आप कम से कम कोई दिमाग में आपके डालता है, या कहीं से स्पीच सुनते हो, थोड़ा सा देखो कि भाई चलो हम इस संस्था के बारे में थोड़ा पता तो करें, वहाँ संस्था किस प्रकार कार्य करती है, किस प्रकार कार्य करती है। तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग की जो नसें हैं सभी जो है सक्रिय हो जाएंगे, और आपका दिमाग खुल जाएगा कि वास्तव में जिस संस्था के ऊपर किसी प्रकार का लांछन लगाने का हम करते हैं, उसका पवित्रतम भाव क्या है। जी, वो समझ लें, फिर इस तरह की बातें नहीं करेंगे, वो बातें नहीं करेंगे। हम लोग तो सभी क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं, जो संगठन, उनके बीच में जाते हैं, चाहे मुस्लिमों के हैं, ईसाइयों के हैं, हिंदुओं के हों, जाते हैं, और आरएसएस की विचारधारा को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उनके बीच में जाके बैठते हैं तो लगता है कि जो कूट करके राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव भरा हुआ होता है ना उनके कार्यकर्ता के मन में, उसके सामने सब गौण हो जाते हैं। वो पवित्र भाव को अगर आप ललकारोगे और उनको उसको मानने वालों को, संगठन से जुड़े हुए लोगों के विरुद्ध कटाक्ष करोगे, तो उचित नहीं होता। मैं खबर पढ़ रहा था, आप सर जब टिप्पणी कर रहे थे, तो मुहर्रम पर्व के दौरान हुसैनी कमेटी ने बजरंग चौक पर शरबत बांटे। ये है देश। बिल्कुल ये है देश हमारा। गंगा जमुनी तहजीब की बात कही जाती है, वो ये है। और उसको तोड़ने की जो लोग कोशिश करते हैं, उनको तो, ऐसे लोगों को तो ठीक है। वहाँ लोग कल आक्रोशित थे, मैं भी गया था खबर बनवाने की दृष्टि से, तो वहाँ लोग बोल रहे थे कि भैया अगर 10 जूता इसको मारने का अवसर मिल जाता तो अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को तो ये उनके मन का आक्रोश है, तो उस आक्रोश को फटने मत दीजिए। याद रखिए, एक बात को अक्सर कहा जाता है कि एक छोटी सी बात
द्रौपदी ने मुस्कुरा के जो दुर्योधन को कही थी ना, उसने महाभारत करवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल तो उसी हमको सबक सीखना चाहिए इन सब घटनाओं से। चलिए, अंत में एक वो खबर जो हम सबों को आज दुखी कर गई। दुखी इसलिए कि वो हर आदमी से वाबस्ता थे, जो शहर के प्रमुख लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं, जो अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जो लोग सक्रिय रहते हैं, उनके साथ जिनके बड़े मधुर संबंध थे, उनका नाम था डॉक्टर जयपाल सिंह। और आज सुबह मुझे एक सज्जन ने फ़ोन किया जो उनके मित्र थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब का NKH में निधन हो गया। मैं नींद में था, मेरी नींद छू हो गई। मुझे लगा कि प्रभु क्या किया आपने। 2 महीने पहले ही उनकी धर्मपत्नी रश्मि सिंह जी दुनिया से चली गई। पूरा दारो मदार उनके घर का उनके ऊपर था। 2 बेटियां, 1 बेटा। दोनों बेटियां हालांकि डॉक्टर हैं, अभी भी उनकी पढ़ाई कुछ बची हुई है। बेटा CA का कोर्स कर रहा है। और इस बीच में पिता का भी चले जाना उस परिवार के ऊपर वज्राघात है। हम सबों के लिए ये बड़ा कष्ट का समाचार है। आप लोग जो भी डॉक्टर जयपाल सिंह से मिले होंगे, मुझे लगता है इस खबर को सुनने के बाद आपको भी लगा होगा मेरा अपना चला गया कोई। आप तो पड़ोस में भी रहे हैं बहुत वर्ष। नहीं, बहुत लंबे समय तक पड़ोस में रहे हैं और लगभग 35 वर्षों से मेरे उनके बड़े प्रिय अच्छे संबंध रहे हैं। घर में आना जाना उनका भी था, सारा कुछ था। और जो आपने कहा ना कि हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व है, लेकिन डॉक्टर जयपाल सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जी कि समाज का कोई भी, किसी भी समाज का कोई व्यक्ति हो, शायद ही कोई होगा जो जिसके साथ मुस्कुराहट से नहीं मिलते होंगे। अब कोई चला जाए कि डॉक्टर साहब ये काम है, हमारा ऐसा काम है, उस प्रकार से उसके लिए पहल ना करते हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। उनसे जो बनता था वो कार्य करने के लिए सकते हैं। यहाँ तक जो बड़े लोग हैं, जिसको जो व्यवसायी हैं, चिकित्सक हैं, चाहे किसी के क्षेत्र में, चाहे ऑफिसर हो, अधिकारी हो, उनके पास में जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूरी का कार्य करते रहते हैं, इन लोगों के बीच में भी उनकी एक अच्छी पकड़ थी। और सबसे बड़ी अच्छी बात है, उनके प्रति उनका एक विश्वास था कि इनके पास जाएंगे, वो बात हम कहेंगे डॉक्टर जयपाल सिंह जी उसको बड़ी भली प्रकार सुनेंगे भी, हमारे लिए प्रयास भी करें, और करते भी थे विनिश्चित रूप से। और उन्होंने बहुत ही जीवन भी यद्यपि काफ़ी दिनों से अस्वस्थ होने के कारण से उनकी जो सामाजिक गतिविधियाँ थी उसमें थोड़ा विराम लगा था। उनकी श्रीमती जी काफ़ी सक्रिय रहती थी, अब उनके हर जगह से जाना आना सब कुछ था। उनका स्वास्थ्य काफ़ी गिर गया था। डॉक्टर जयपाल सिंह जो तो पूरा अपने बल पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के माध्यम से संपर्क करके और रायपुर में जाकर उनकी चिकित्सा कराई, बल्कि मौत से के मुँह से खींच करके लाई थी उनको। और लेकिन अब यह स्थिति है कि जिस दिन डॉक्टर रश्मि सिंह जी का, उनकी श्रीमती जी का निधन हुआ था, वो बहुत टूट से गए थे। ऐसा लग, तो कह भी रहे थे अपने कि लग ही नहीं रहता सर कि हमको जो है कभी चिंता नहीं रहे कि हमको क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, परिवार के लिए क्या करना है, सब कुछ संभाल लेती थी। अब मैं पूरी तरह से, और आकस्मिक ऐसी स्थिति आ गई तो मेरे को तो सहन नहीं, मेरे क्या होगा, कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि वो अस्वस्थ तो रही ही है, लेकिन दूसरा है कि जो पत्नी का जो सदमा है ना, उसे उबर नहीं तोड़ गया, उनको और तोड़ गया। बीमार तो पहले ही थे, शुगर वगैरह का प्रॉब्लम था, पूरी तरह से तोड़ दिया। और लेकिन यह है कि जो उनका व्यक्तित्व था वो स्थिति है। हम तो ईश्वर से बड़े अस्पृत और दुखी मन से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। यही हमारी सबकी श्रद्धांजलि है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबों का भी यही भाव है। और राजनीति के क्षेत्र में उनकी सक्रियता भी हम सबों को पता है। काशी राम जी के बड़े नज़दीक थे और उनको मायावती के नज़दीक थे। और उस वर्ग के लिए, जिस वर्ग से वो आते थे, उस वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने खूब प्रयास किया। और अब ये कह सकते हैं कि उनका प्रयास जहाँ तक भी वो पहुँचे थे, उस प्रयास को अब जो कमी रह गई है उनके न रहने से, उसको और दूसरे लोग सामने आएंगे और उनके उस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो यही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। चलिए, एशियन हेडलाइंस को आज हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद निकालने के लिए, आमंत्रित करने के लिए।